क्लास 10th का चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करें। एनसीईआरटी हाईलाइट कर रहे हैं। सो हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। कह रहे हैं कैसे बता रही हैं आप कोई चीज जिंदा है कोई चीज जिंदा नहीं है। इफ यू सी अ डॉग रनिंग और अ काउ च्यूइंग कर्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। ठीक है, तो ये जो एक्शन बताया कि ये डॉग रन कर रहा है, मैन शाउट कर रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो लिविंग बींग्स है, जिंदा है। ठीक है, व्हाट इज द डॉग और द काउ और द मैन वर asleep। कह रहे हैं अगर वो जो डॉग था या काउ था या जो मैन है अगर वो सो रहे हो तब क्या होगा, would still think that they are alive, but how do we know that। तभी हमें लगेगा कि वो जिंदा है, पर क्यों, कैसे पता हमें कि वो जिंदा है। We see them breathing and we know that they are alive। तो वो सांस ले रहे होंगे तो हमें इससे पता चल जाएगा कि हाँ वो जिंदा है। बट अबाउट प्लांट्स, कहने प्लांट्स का कैसे पता चलेगा कि वो लिविंग है नहीं लिविंग है। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, हमें कैसे पता चलेगा वो जिंदा है कि नहीं। वी सी देम ग्रीन, सम आर से, तो हम में से कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ वो हरे हैं तो मतलब ये सूखे नहीं है तो मतलब जिंदा है। बट अबाउट प्लांट दैट हैज लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन, कहने लेकिन अगर कुछ ऐसे प्लांट्स की बात करें जिनके लीव्स का कलर कुछ और है, हरा नहीं है, तब उसके लिए हम क्या बोलेंगे, तो दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दे आर लाइव। तो उसके लिए हम कहेंगे कि वो क्या कहते हैं, ग्रो कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद उनकी ग्रोथ बढ़ रही है, तो इसका मतलब वो जिंदा है। समझ से in other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for living being alive। तो हम दूसरे शब्दों में क्या करना चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं कुछ मूवमेंट है ना, यहाँ पर हमने देखा कि हाँ डॉग रन कर रहा है, मैन क्या कर रहे हैं, शाउट कर रहा है, या हम बोले हैं प्लांट की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये ब्रीदिंग हो रहा है, तो कुछ कुछ मूवमेंट है, चाहे ग्रोथ रिलेटेड है चाहे ग्रोथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये कुछ मूवमेंट है जो हमें बता रही है कि कोई चीज लिविंग है कोई चीज लिविंग नहीं है। बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल alive, and some animals can breathe without visual movement। So using visual as a movement of defining existence not life is not enough, कह रहे हैं। लेकिन बात करते हैं कुछ प्लांट हैं, ठीक है, जो विजुअली ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो भी अलाइव हैं। मान लेते हैं आपने एक प्लांट लिया है, ठीक है, उसकी कुछ हाइट है, अब 4 दिन बाद देखें उसकी हाइट स्टिल सेम है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो प्लांट जिंदा नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं कुछ प्लांट्स हैं या कुछ एनिमल्स हैं जिनकी विजुअल ग्रोथ नहीं भी दिख रही फिर भी वो क्या है, जिंदा है। तो हम अगर क्या कहते हैं विजुअल मूवमेंट को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इन लाइफ का, तो वो सही नहीं होगा। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब हाँ इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। मूवमेंट ओवर मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आई। कह रहे हैं बहुत छोटी मूवमेंट क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इनविजिबल रहेगी नेक्ड आई को। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट क्या है, नेक्ड आई को विजिबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। अब कह रहे हैं जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट है क्या जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस। ठीक है, अगर हम किसी बायोलॉजिस्ट को पूछेंगे तो हाँ जी आंसर बिल्कुल हाँ, क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत जरूरी है। इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम। अब बात करते हैं वायरस की, तो वायरस क्या है, कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखाता अपने अंदर अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल्स, जब तक वो किसी और सेल के अंदर इन्फेक्शन नहीं करते। एंड दैट इज पार्टली व्हाई दैट इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। ठीक है, तो हम वायरस के केस में नहीं बोल सकते कोई लिविंग है कि नॉन लिविंग है। ठीक है, क्योंकि वो पार्टली अलाइव मान लेते हैं उनको, क्योंकि क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं जब तक किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट नहीं करते जब तक वो क्या कहते हैं कोई भी मूवमेंट शो नहीं कर रहे, तो है ना। और जब क्या कहते हैं किसी होस्ट सेल को क्या कहते हैं इन्फेक्ट कर देते हैं उसके बाद वो मूवमेंट शो करने लग जाते हैं। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी है, हाँ जी मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी है। जो भी हमारे अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, ये सब रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, इन सब में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही हो रहा है। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, क्या है मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी क्यों है, ठीक है, लाइफ के लिए। तो इसके बारे में बात करते हैं, वाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They can have tissues, tissues have cells, cells have smaller components in them। तो हम बात कर रहे हैं कि हमने देखा earlier classes में living organism है वो well organized structures है। हमने सेल 9th क्लास में चैप्टर है सेल चैप्टर, तो उसमें क्या है, दे कैन हैव टिश्यूज। ठीक है, तो जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास टिश्यूज हो सकते हैं। टिश्यूज किससे बने हैं, सेल से। सेल्स के बाद फर्दर स्मॉलर कंपोनेंट जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। क्या है जो इफेक्ट हो रहे हैं एनवायरनमेंट के, ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है लिविंग स्ट्रक्चर का ये कर सकते हैं ब्रेक डाउन हो सकता है। इफ ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, अगर इनका ऑर्डर टूट जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहेगा। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। तो इसीलिए क्या कहते हैं जो भी उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो लगातार क्या होना चाहिए, रिपेयर होने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए। ठीक है, तो उनके स्ट्रक्चर्स को, सिंस ऑल द स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, और सारे स्ट्रक्चर किसके बने हैं, मॉलिक्यूल्स के बने हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमेशा चाहिए। ठीक है, व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग। अब क्या क्या मेंटेनेंस प्रोसेस है, हमने पढ़ा ना, मेंटेन करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए स्ट्रक्चर्स को, तो मेंटेनेंस प्रोसेस है क्या उसके बारे में जानेंगे। तो बोले व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। द मेंटेनिंग फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। क्या है जो मेंटेनेंस फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है,
वो हमेशा लगातार चलते रहना चाहिए, चाहे ऑर्गेनिज्म कोई काम कर रहा हो, मतलब जब चाहे ऑर्गेनिज्म सो ही रहा हो, उस टाइम पे भी क्या होता है, मेंटेनेंस और क्या कहते हैं फंक्शन हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट एस्लीप, ठीक है, चाहे हम सो रहे हो चाहे क्लास में बैठे हैं, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो इन दिस प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब और लाइफ प्रोसेस। और ये कह रहे हैं जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, इन मेंटेनेंस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, वो सारे को मिला के हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सारे क्या है, सारी हमारी क्या है, लाइफ प्रोसेसेस है। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। अब इन क्या कहते हैं, मेंटेनेंस प्रोसेस क्या कहते हैं, मेंटेनेंस प्रोसेस क्या कर रही है, जो भी हमारे डैमेज स्ट्रक्चर्स है उनको रिपेयर कर रही है, ठीक है, न्यू स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो उन सब के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। उन सब के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब ये एनर्जी आ कहां से रही है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी के बाहर से आ रही है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ कोई मतलब क्या होना चाहिए, कोई प्रोसेस होना चाहिए ताकि ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो आउटसाइड द बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, उसको क्या से इनसाइड द बॉडी ला सके, ठीक है। तो इनसाइड द बॉडी लेके आए और उससे हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी की डिमांड पूरी कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अब क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म है ग्रोइंग स्टेज में अपनी, तो उसका बॉडी साइज ग्रो कर रहा है, तो उसको एडिशनल रॉ मटेरियल भी चाहिए, ठीक है। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ दिस फूड रिसोर्सेज आर आल्सो कार्बन बेस्ड। कह रहे हैं जो लाइफ है अर्थ पे कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, तो जितने भी ज्यादा जो फूड सोर्सेज हमें मिलते हैं वो सारे क्या है, कार्बन बेस्ड हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस। अब कॉम्प्लेक्सिटी, कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा कार्बन सोर्स है जो हम यूज कर रहे हैं अपने फूड के लिए, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रोसेसेस की बात करते हैं। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी क्वाइट वेरिड since the environment is not under the control of the individual। जो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी है अलग अलग है, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, जो भी आप बाहर से खाना ले रहे हैं, ठीक है, किसी में प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होगा, किसी में कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है, किसी में फैट का अमाउंट ज्यादा होगा, तो वही बोल रहे हैं द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी वेरिड, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है सोर्स ऑफ एनर्जी, सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। These source of energy therefore need to be broken down और built up in the body। तो ये जो भी आप सोर्स ऑफ एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है, ये बॉडी के अंदर इसलिए उसको क्या कहते हैं, इनका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसको यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दैट कैन बी यूज फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग लाइफ स्ट्रक्चर्स। कह रहे हैं जो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, किसी में कुछ, किसी में किसी चीज के अमाउंट ज्यादा होगी, किसी में मान लीजिए किसी में कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, किसी में प्रोटीन, किसी में फैट्स के अमाउंट ज्यादा है, ये जो भी है, इन सब का बाद में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर। ब्रेक डाउन करने के बाद एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बना लिया जाता है, जैसे सपोज ग्लूकोज बन गया है। अब हमारी पूरी बॉडी क्या यूज करिए, ग्लूकोज यूज करिए एनर्जी के लिए, ठीक है, बताइए। Outside source of energy could be quite varied since the environment is not under the control of individual organism. This source of energy therefore need to be broken down or built up in the body. It must be finally converted to uniform. Uniform source of energy में convert कर दिया जाता है, जो भी आप फूड मटेरियल बाहर से ले रहे हैं, that can be used for the molecular movement। उसको यूज किया जाता है molecular movement के लिए, ताकि कैसे जो भी मेंटेनिंग लाइफ स्ट्रक्चर है, जो भी हमारे लिविंग स्ट्रक्चर है, उनको मेंटेन करने के लिए, एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो, और उसमें भी कन्वर्ट किया जाता है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए ऐसे मॉलिक्यूल्स में। फॉर दिस आर सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इन बॉडी नेसेसिटी। तो इसके लिए बहुत सारी क्या कहते हैं, बी कन्वर्जन के लिए बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है बॉडी में। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शन मीन टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। तो उसमें से सबसे ज्यादा कॉमन रिएक्शंस कौन से जो हमारी बॉडी के अंदर हुई है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस, ठीक है। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। अब इसके लिए ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food source for cellular needs is what we call respiration। तो यहाँ respiration की definition भी दी है, क्या दी है, the process, ठीक है, the process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration। तो क्या है, ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या कहते हैं, हम ऑक्सीजन को आउटसाइड द बॉडी अक्वायर कर रहे हैं और इसको यूज कर रहे हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए, ठीक है, ताकि हमारे सेलुलर नीड्स को पूरा किया जा सके। तो इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन डेफिनेशन भी होगी यहीं पर।
In the case of a single cell organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of wastes may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. कह रहे हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पर कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, चाहे फूड के लिए हो, ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए, चाहे गैसेस एक्सचेंज के लिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए, क्यों, क्योंकि जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जो हमारा, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनका इंटायर सरफेस किससे कांटेक्ट में रहता है, एनवायरमेंट के कांटेक्ट में ही रहता है. But what happens when the body size of the organism increase and the body design becomes more complex? कह रहे लेकिन अगर क्या कहते हैं कोई ऑर्गेनिज्म इसका बॉडी साइज भी बड़ा है और क्या कहते हैं बॉडी डिजाइन भी कॉम्प्लेक्स, मतलब वो ऑर्गन लेवल की या ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है किसी बॉडी के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो बात करें इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऑल द सेल्स may not be in direct contact with the surrounding. सारे सेल्स क्या कहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है सराउंडिंग के, तो सिंपल डिफ्यूजन क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ सेल तो पूरा कर नहीं पाएगा, ठीक है, तो सिंपल डिफरेंस से सारा काम नहीं हो पाएगा. वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म. तो कह रहे हैं हमने पहले देखा हुआ है, ठीक है, मतलब 9th क्लास में लिखा हुआ है, ठीक है, हमने 9th क्लास में लिखा हुआ सेल जब सेल चैप्टर पढ़ा था. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेरियस बॉडी पार्ट्स आर स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म. अलग अलग बॉडी पार्ट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के स्पेशलाइज हो रखे हैं. जैसे अगर हार्ट की बात करें और हमारी जो ब्लड कैपिलरी या ब्लड वेसल्स की बात करेंगे तो पूरा का पूरा सर्कुलेशन का काम करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए क्या कहते हैं स्पेशलाइज है. वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड विद द ऑर्गेनाइजेशन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. तो हमें इनका थोड़ा थोड़ा आइडिया भी है स्पेशलाइज्ड टिश्यूज का, उनके ऑर्गेनाइजेशन हमारी बॉडी में. इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग that the uptake of food and the oxygen will also be the function of specialized tissue. तो यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि uptake of food, ठीक है, और जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, ये भी किसका काम है स्पेशलाइज्ड टिश्यू का. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism, while all parts of the body need them. This situation creates a need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another. कह रहे हैं लेकिन क्या कहते हैं फूड का अपटेक भी हो गया, ऑक्सीजन का भी हो गया, लेकिन क्या कहते हैं बॉडी के किसी एक पार्ट में कंसंट्रेट हो गए हैं, लेकिन इसको इनकी जरूरत बॉडी के हर पार्ट को है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी होना चाहिए. क्या होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ताकि क्या कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके. व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन, when a chemical reaction use carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. कह रहे हैं जब क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, कार्बन सोर्स को यूज करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए, तो उस टाइम में कुछ बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं जो कि कहते हैं यूजलेस भी होते हैं और बॉडी के लिए हार्मफुल भी होते हैं. और ये जो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनको बॉडी से फिर रिमूव करना होता है, तो उसके लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए, तो वो प्रोसेस क्या है एक्सक्रीशन है, ठीक है. तो यहाँ बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शंस में जब कार्बन सोर्स को या ऑक्सीजन को यूज किया जाता है एनर्जी जनरेट करने के लिए तो कुछ बाय प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, जो यूजलेस भी होते हैं और साथ साथ कहते हैं हार्मफुल भी होते हैं, तो उनको उनके रिमूवल के लिए एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन. अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आर फॉलोड, अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड. तो अगर यहाँ देखेंगे तो मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं एक्सक्रीशन के लिए भी कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू होगा, which means all the transportation specialized tissue for the excretion will develop, which means that a transportation system will be needed to transport waste away from the cell to the excreted tissue. तो वो यहाँ पर भी क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा ताकि जितना भी वेस्ट हो सके उसको कहते हैं एक्सक्रीटेड टिश्यू तक करके ट्रांसपोर्ट किया जा सके. Let us consider these various processes so essential to maintain life one by one. तो यहाँ पर हम सारी प्रोसेस को पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है. फिर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. तो क्या है why is diffusion insufficient to meet the why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like human. क्या ये डिफ्यूजन है, क्या कहते हैं ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इनसफिशिएंट क्यों है. तो बात करते हैं एक तभी हमने पढ़ा था कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक मिनट, तो बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म all cells are not in direct
contact with the environment, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो सारे सेल्स क्या कहते हैं जो बॉडी के हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एनवायरनमेंट के। और अगर क्या कहते हैं डिफ्यूजन को ले भी ले जाए तो 3 एस्टिमेटेड टाइम कितना लगेगा, एस्टिमेटेड, ठीक है, एस्टिमेटेड टाइम 3 इयर्स का लगेगा। लंग्स टू टूज, तो आपको क्या बता रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, सारे सेल्स क्या कहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एनवायरनमेंट के, जितने भी ह्यूमन बॉडी के या किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सारे सेल्स तो क्या कहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। और दूसरी बात अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो ऑक्सीजन को कहते हैं सिर्फ लंग से टोज तक पहुंचने में 3 साल का टाइम लगेगा अगर हम डिफ्यूजन से करेंगे, ठीक है, वाया डिफ्यूजन, अगर डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है और ऑक्सीजन क्या कहते हैं डिफ्यूजन क्या कहते हैं डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज अलाइव है। तो यहाँ पर आप 2-3 चीजें लिख सकते हैं कैसे पता चलेगा। एक तो हम मूवमेंट पढ़ के आए थे अभी, है ना, तो मूवमेंट, मूवमेंट बहुत जरूरी है, लोकोमोशन, है ना। ग्रोथ, कोई चीज ग्रो कर रही है तो वो भी क्या है रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग बोल सकते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग ले लेते हैं अभी। तो ये सब चीजें आपको क्या बता रही है ये कोई चीज लिविंग है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आउटसाइड रॉ मटेरियल्स क्या है जो क्या कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं। तो आउटसाइड रॉ मटेरियल्स में आप फूड प्रोडक्ट लिख सकते हैं, तो कार्बन बेस्ड फूड प्रोडक्ट हो गया, ऑक्सीजन, वाटर, ठीक है। तो ये कुछ क्या है रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, जो क्या कहते हैं कोई ऑर्गेनिज्म यूज कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस की जरूरत है। तो इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं आप। पहला आप न्यूट्रिशन ले लीजिए, खाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट डाइजेशन पढ़ लेते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जो भी आपको लिविंग रहने के लिए प्रोसेस जरूरी है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेसेस है जरूरी है। तो अभी तक हमने जिस इसमें पढ़ा तो इसमें हमें पूछा गया लाइफ प्रोसेसेस क्या है, ठीक है, और क्या क्या जरूरत है। जैसे हम बात करेंगे जिंदा रहने के लिए हमें फूड की जरूरत है, तो हम बाहर से फूड लेंगे अंदर, जो फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, तो हमारी बॉडी क्या कहते हैं पहले उसको एक एक सिंपल टाइप में कन्वर्ट करेगी तो फूड का ब्रेक डाउन होगा, तो फूड का ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा जो ब्रेक डाउन हुआ है उसको हम डाइजेशन बोल देंगे। अब जब फूड एक जगह इकट्ठा हो गया है तो उसको क्या कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा। अब बॉडी में क्या कहते हैं कुछ बाय प्रोडक्ट इकट्ठे हो रहे हैं,
तो उन बाय प्रोडक्ट को हटाने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत होगी। हम सांस ले रहे हैं या तो उसमें रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन में अब जब ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वो भी क्या एक वेस्ट मटेरियल, तो उसके एक्सक्रीशन के लिए पड़ेंगी। तो ये सब चीजें अभी तक हमने पढ़ी है और कुछ नहीं था, ओवरव्यू था चैप्टर का। तो बढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। When we walk or ride a bicycle, we are using up energy। कह रहे हैं जब हम वॉक कर रहे हैं या हम बाइसाइकिल चला रहे हैं तो हम क्या यूज कर रहे हैं, एनर्जी यूज कर रहे हैं। इवन when we are not doing an apparent activity, energy is needed to maintaining a state of order in our body। ठीक है, जब हम कोई काम नहीं करें तब भी हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। We also need materials from outside in order टू ग्रो। हमें क्या कहते हैं, आउटसाइड मटेरियल लेने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि हम ग्रो कर सके, डेवलप कर सके, सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीन की फॉर्मेशन हो सके हमारी बॉडी में, एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। ठीक है, और बाकी जो हमारे सब्सटेंस चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारी ग्रोथ के लिए या हमारी लिविंग, हमें जिंदा रहने के लिए, तो सब सब्सटेंस हम कहाँ से ले रहे हैं, बॉडी के बाहर से ले रहे हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट। तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो भी मटेरियल की बात करें वो हमारा है क्या, वो हमारे फूड की बात करें, किसकी बात करें, फूड की बात करें, इज द फूड वी ईट। नेक्स्ट है हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। जो लिविंग बींग्स है वो अपना खाना कैसे लेते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं जो रिक्वायरमेंट है, जनरल रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट, एनर्जी की या मटेरियल्स की, वो क्या कॉमन है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। और ये डिफरेंट डिफरेंट वे में फुलफिल होते हैं। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। कह रहे हैं कुछ ऑर्गेनिज्म क्या यूज करते हैं, सिंपल फूड मटेरियल कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सोर्सेज नाम भी दे रखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस ऑर्गेनिज्म, इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स, इसमें कुछ ग्रीन प्लांट्स आएंगे, कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, वो यूटिलाइज करते हैं कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को। ठीक है, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को। अब ये जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, ये इनका ब्रेक डाउन होगा into simpler ones। तो कम्प्लेक्स से किसमें जाएंगे, सिंपल वन, बिफोर दे कैन बी यूज फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी, ताकि इसको यूज किया जा सके ग्रोथ के लिए बॉडी के। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट। ठीक है, तो ये सब करने के लिए, मतलब ब्रेक डाउन के लिए ऑर्गेनिज्म क्या यूज करता है, बायोकैटलिस्ट को, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। दस द हेटेरोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन हेटेरोट्रॉफ। हम बात कर रहे हैं जितने भी हमारे हेटेरोट्रॉफ हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉफ पे। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, अब हेटेरोट्रॉफ में आते कौन है, ह्यूमंस एंड फंगस। ठीक है, जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, जो बाहर से अपना फूड मटेरियल लेते हैं। तो बात करते हैं, इसमें हमने पैराग्राफ में क्या पढ़ा है उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे लेते हैं, तो यहाँ दो टाइप बता रखे हैं, डिवाइड कर रखा है। एक हमारे ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ, दूसरा हमें दे रखा है हेटेरोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ की बात करते हैं, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, अपना न्यूट्रिशन खुद लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे प्लांट्स और सम बैक्टीरिया दे रखे हैं, प्रोटिस्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफ की। क्या बोला, इनऑर्गेनिक, ठीक है, मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा था। ठीक है, इनऑर्गेनिक सोर्स से अपना खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर आ गया अपना फूड बना लेते हैं ऑर्गेनिक, चलो फूड लिख लेते हैं। और बाकी बात करते हैं हम हेटेरोट्रॉफ की, तो क्या यूज करते हैं, कम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूज करते हैं। ठीक है, ये अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, उसको ले रहे हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। बात करने कम्प्लेक्स सब्सटेंस ने ले लिया, इसका ब्रेक डाउन होगा, इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन। इसका ब्रेक डाउन होगा सिंपल वन में, सिंपल वन में, फिर बॉडी इसको यूज करती है। ठीक है, तो यहाँ ब्रेक डाउन के लिए ना, इसको तोड़ने के लिए फूड को, ठीक है,
यहाँ फूड को ब्रेक डाउन के लिए, फूड के कंपोनेंट्स को तोड़ने के लिए यहाँ यूज होते हैं कुछ एंजाइम्स, उनको हम बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। यहाँ कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इसमें प्लांट्स कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे जो इनऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हो गया उससे अपना फूड बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफ की बात करेंगे, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को लेते हैं, फिर बॉडी में उनका ब्रेक डाउन होता है सिंपलर वन में। ब्रेक डाउन के लिए एंजाइम्स यूज करते हैं जिसको हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ बोला गया है, देखिए हेटेरोट्रॉफ में कौन कौन आ रहे हैं, देखिए यहाँ क्या बोला उन्होंने, एनिमल्स और फंगस वगैरह आ रही है। तो एनिमल्स की बात कर लेते हैं पहले। एनिमल्स में आपको कार्निवोर, हर्बीवोर्स, ऑमनिवोर्स सब मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मान लेते कोई हर्बीवोर है, हर्बीवोर, ठीक है, तो ग्रास वगैरह या प्लांट प्रोडक्ट खाएगा। ठीक है, तो ग्रास प्लांट्स इन सब के ऊपर फीड करेगा। और अगर हम बात करते हैं किसी कार्निवोर की, तो हर्बीवोर को भी खा जाएगा। ठीक है, तो वो किसी एनिमल वगैरह को फीड करेगा, एनिमल को फीड करेगा। लेकिन ये एनिमल किसको फीड कर रहे हैं, प्लांट को। तो जो हमारे जितने भी क्या कहते हैं हेटेरोट्रॉफ है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स पे, प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए। कैसे, मैंने बताया ना, हर्बीवोर है, हर्बीवोर क्या है, ग्रास वगैरह खा रहे हैं, तो ग्रास प्लांट्स वगैरह को खा ले रहे हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे हमारे पास क्या कहते हैं जो कार्निवोर होंगे, तो वो एनिमल को खाएंगे। अब कुछ डायरेक्ट प्लांट को खा रहे हैं, कुछ एनिमल को खा रहे हैं, लेकिन वो जो एनिमल है वो भी किसको खा रहे हैं, प्लांट को ही खा रहे हैं। तो एक तरीके से जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड मटेरियल के, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं। Autotrophic nutrition. Carbon and energy requirements for carbon and energy requirement of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis. तो जितने भी हमारे ऑटोट्रॉफ्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां बोल रहे हैं उनकी जितनी भी कार्बन या एनर्जी रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो किस प्रोसेस के थ्रू फुलफिल होती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब फोटोसिंथेसिस है क्या, इसको पढ़ो। इट इज अ प्रोसेस बाय विच autotrophs take in substance from outside the body and convert them into stored forms of energy. तो क्या बताया यहाँ पर, देखिए कह रहे फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जिससे ऑटोट्रॉफ्स क्या कहते हैं, टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड, तो आउटसाइड से सब्सटेंस लेते हैं ऑटोट्रॉफ, एंड कन्वर्ट देम इनटू, ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और उनको कन्वर्ट कर देते हैं स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। आगे बात करते हैं, दिस मटेरियल्स इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो मटेरियल ले रहे हैं आउटसाइड द बॉडी, कौन कौन से मटेरियल ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, और कन्वर्ट करके क्या बना दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन से बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये सारा काम किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की एंड क्लोरोफिल। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट बन गया है इसको यूटिलाइज किया जाता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए प्लांट को। ठीक है, वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। कैसे होता है ये नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। यहाँ पूछेंगे द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है उसमें से जो यूज हो रहा है तो एनर्जी के फॉर्म में यूज हो रहा है, और जो यूज नहीं हो रहा है उसको स्टार्च की तरह स्टोर कर लिया जा रहा है, which serves as an internal energy reserve to be used and when required by the plant। ठीक है, तो ये कहते हैं एनर्जी रिजर्व की तरह एक्ट करता है, जब प्लांट को चाहिए होगा तो एनर्जी स्टार्च को वापस यूज कर लेंगे प्लांट। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। ह्यूमन बॉडी में किस फॉर्म में एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, कुछ एनर्जी जो किस फॉर्म में स्टोर होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ की बात करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ क्या लेते हैं, उन्होंने बोला ऑर्डर ऑफ यूज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, और वाटर को, और अपना कार्बोहाइड्रेट बना दे रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना दे रहे हैं। एक मिनट, तो हम ऑर्डर ऑफ की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और वाटर लिया आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, और क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट दो तरह के पर्पज सर्व कर रहे हैं। एक तो क्या कहता है एनर्जी दे रहा है, ठीक है, दूसरा रिजर्व की तरह काम कर रहा है, रिजर्व की तरह, एनर्जी रिजर्व।
किस फॉर्म में हो रही है? स्टार्च की फॉर्म में। और जब प्लांट को चाहिए होगा तो वापस प्लांट क्या करेगा? स्टार्च से अपनी एनर्जी वापस ले लेगा। तो यहाँ पर ये हो गया। एक बार रिपीट कर रहे हैं तो क्या बोल रहा है? कार्बन एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन या एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की, तो कहते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फुलफिल होती है। अब फोटोसिंथेसिस है क्या? इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑटोट्रॉफ टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड। फोटोसिंथेसिस में जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं खाना बाहर से लेते हैं एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, उनको कन्वर्ट कर देते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ, अभी जो मटेरियल बाहर से ले रहे हैं कौन सा मटेरियल है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है। अब ये क्या जाता है? कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रोसेस में, किसकी फॉर्म प्रेजेंस में। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? यूटिलाइज करता है एनर्जी देने के लिए प्लांट को। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और जो क्या कहते हैं यूज डायरेक्टली नहीं होगा उस टाइम पे, वो क्या कहते हैं? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और इंटरनल एनर्जी रिजर्व की तरह काम करते हैं। और जब प्लांट को जरूरत होती है तो वो वहां से एनर्जी ले लेते हैं। सेम क्या कहते हैं? ह्यूमन बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।